एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि ए बी का पुत्र है जो सी का पति है। ए बी का पुत्र है जो सी का पति है। और एक दूसरा स्टेटमेंट हमने लिखा कि ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है और सी का पति है, और सी का पति। एक तीसरा स्टेटमेंट भी हम लिख रहे हैं, ए बी का पुत्र है कॉमा सी का पति है, सी का पति। ये तीन स्टेटमेंट हमने लिखा। अच्छा, इसको अगर हमें फैमिली ट्री बनाना हो इसका तो कैसे बनाएंगे सर? ए बी का पुत्र है, ए जो है सर ये पुत्र है और पुत्र है तो किसमें रहेगा? त्रिभुज में। अच्छा, किसका पुत्र है सर? ये बी का। इसका मतलब बी इसका या तो पिता होगा या इसकी माँ होगी। ए बी का पुत्र है। आगे कह रहा है कि जो सी का पति है। हमने आपको बताया था कि जो के बाद वाला जो कथन होता है वो जो के ठीक पहले वाले व्यक्ति के लिए आता है। यहाँ पर देखिएगा दो व्यक्ति है, ये है फर्स्ट पर्सन और ये है सेकंड पर्सन, है ना। ये पहला व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति है। तो जो के बाद वाला जो स्टेटमेंट होता है वो सेकंड पर्सन के लिए आता है, सेकंड पर्सन के लिए। और की अगर बात करें तो और के बाद वाला जो स्टेटमेंट आता है वो फर्स्ट पर्सन के लिए आता है। अगर हम लोग इसको फर्स्ट पर्सन बोले और इसको सेकंड पर्सन बोले तो और के बाद वाला स्टेटमेंट किसके लिए आएगा सर? फर्स्ट पर्सन के लिए। और हो सकता है, लेकिन हो सकता है, किंतु हो सकता है, परंतु हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और, लेकिन, किंतु, परंतु, तो उसके बाद वाला जो स्टेटमेंट होगा वो फर्स्ट पर्सन के लिए आएगा। जो हो, जिसको हो, जिससे हो, ऐसा कोई शब्द लिखा हुआ है तो उसके बाद वाला स्टेटमेंट जो होगा वो सेकंड पर्सन के लिए आएगा। या फिर आप इसको ऐसे ध्यान में रख सकते हैं कि जो के बाद वाला स्टेटमेंट जो के ठीक पहले वाले व्यक्ति के लिए, दो व्यक्ति है ना, तो जो के ठीक पहले वाला व्यक्ति के बाद, जो के ठीक पहले वाला व्यक्ति के लिए स्टेटमेंट आएगा, है ना। मतलब जो के बाद वाला स्टेटमेंट जो आएगा वो जो के ठीक पहले वाले व्यक्ति के लिए आएगा। और, लेकिन, किंतु, परंतु के बाद वाला जो स्टेटमेंट आएगा वो और, लेकिन, किंतु, परंतु के ठीक पहले वाले के लिए आएगा। अच्छा, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ए बी का पुत्र है, ए जो है ये पुत्र हो गया, किसका पुत्र हो गया सर? बी का पुत्र हो गया। और इसके बाद लिखा हुआ है कॉमा, ना ही तो यहाँ और लिखा और ना ही यहाँ पर जो लिखा, डायरेक्ट कॉमा लिखा है। तो कॉमा के बाद वाला जो कथन होता है वो किसके लिए आता है सर? कॉमा के ठीक पहले वाले के लिए। मतलब और, लेकिन, किंतु, परंतु के साथ जो ट्रीट आप कर रहे थे वही ट्रीट कॉमा के बाद वाले स्टेटमेंट के साथ आप करेंगे। तो कॉमा के ठीक बाद वाला स्टेटमेंट किसके लिए? कॉमा के ठीक पहले वाले के लिए। तो यहाँ पर अगर फैमिली ट्री बनाना हो तो आप बताइए, तो यहाँ पर सी का पति कौन है? सी का पति कौन है? बी है ना। तो बी जो है पति हो गया किसका? सी का। यहाँ बताइए सी का पति कौन है? यहाँ सी का पति ए है। तो यहाँ पर अगर फैमिली ट्री बनाएंगे तो ए बी का पुत्र है तो ए को पुत्र बनाएंगे बी का। अच्छा, उसके बाद कह रहा और सी का पति है। कौन सी का पति है? ए जो है सर ये पति हो गया सी का, इसका मतलब सी इसकी क्या हो जाएगी? पत्नी हो जाएगी। यहाँ जरा बताएंगे ए बी का पुत्र और सी का पति, कॉमा सी का पति है। इसमें सी का पति कौन है? ए है। ए जो है वो सी का पति है। ये हम पिछले क्लास में बता दिए थे आप लोगों को। तो आप लोगों को दिमाग में इतनी बातें रखनी है कि जो के बाद वाला कथन जो के ठीक पहले वाले व्यक्ति के लिए, उसके बाद और हो, लेकिन हो, किंतु हो, परंतु हो, तो उसके बाद वाला कथन उसके ठीक पहले वाले व्यक्ति के लिए, है ना। ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे और क्वेश्चन आपका बनता चलेगा अगर इस तरीके के शब्द का प्रयोग किया गया है आपके क्वेश्चन के स्टेटमेंट में। तब आइए स्टार्ट करते हैं। कितने नंबर क्वेश्चन तक हो गया था? हाँ, क्वेश्चन नंबर देखिए तो क्वेश्चन नंबर 25 तक। तो आज हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। आइए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 से आएंगे सब लोग। एक बेसिक सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। ये आप लोगों के लिए है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन। क्वेश्चन है रमा राधिका की बेटी है। भाई हल्ला नहीं करो। रमा
राधिका की बेटी है, क्वेश्चन हम भी साथ में लिख रहे हैं। रमा राधिका की बेटी है, रमा राधिका की बेटी है, पूर्ण विराम या कॉमा, जो रेखा की इकलौती बहू है, जो रेखा की इकलौती बहू है, जो रेखा की इकलौती बहू है, पूर्ण विराम। मोहन ऋषि के पिता और रेखा के पिता के पति हैं। मोहन ऋषि के पिता, मोहन ऋषि के पिता और रेखा के पति हैं, पति हैं, पूर्ण विराम। ऋषि का रमा से क्या संबंध है? ऋषि का रमा से क्या संबंध है? रमा से क्या संबंध है? क्या संबंध है? आंसर करिए तो सर। रमा राधिका की बेटी है, जो रेखा की इकलौती बहू है। मोहन ऋषि के पिता और रेखा के पति हैं। ऋषि का रमा से क्या संबंध है? जिसके आगे का लगा हो, जानकारी उसी के बारे में देना होता है। आंसर करेंगे फटाफट। पति लगेगा। कल मैसेज डाला गया था आप लोग के ग्रुप में कि अभी तक जितना क्वेश्चन कराया गया वो सारे क्वेश्चन को आप लोग करके आएंगे, तभी आज के क्लास में आप बढ़िया परफॉर्मेंस कर पाएंगे या फिर आपको चीजें जो है वो समझ में आएंगी। अगर रिवीजन नहीं किए हैं, क्वेश्चंस को आप मल्टीपल टाइम्स में नहीं लगाए हैं, तो फिर आपके लिए समस्या है सर। आंसर करेंगे कोई? आया किसी का आंसर? चलो देखो यहां, अब सब लोग यहां देखो, जब हम बता रहे हैं तो फिर कलम नहीं चलाना। देखो यहां कह रहा है कि रमा राधिका की बेटी है, जो रेखा की इकलौती बहू है। रमा जो है वो राधिका की बेटी है। अच्छा, रमा को हम बेटी बनाएंगे, किसकी बेटी बनाएंगे सर? राधिका की बेटी बनाएंगे। तो रमा बेटी है तो यह किसमें आ जाएगी? वृत्त में, सर्कल में आएगी। और रमा राधिका की बेटी है, इसका मतलब राधिका जो है इसकी मां रही होगी, राधिका इसकी मां रही होगी। तो रमा जो है सर वो राधिका की बेटी है। ठीक है, इसके बाद बोला है कि जो रेखा की एकलौती बहू है। अच्छा, जो के बाद वाला स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है कि रेखा की एकलौती बहू है, ये किसके लिए लिखा गया है? हाँ, राधिका के लिए, क्योंकि जो के बाद वाला स्टेटमेंट जो होता है वो जो के ठीक पहले वाले व्यक्ति के लिए आएगा। मतलब रेखा की एकलौती बहू कौन है? राधिका है। राधिका जो है वो रेखा की एकलौती बहू है। ये एकलौती बहू है, और किसकी एकलौती बहू है? रेखा की। एक बार हम यहां पर डायग्राम बनाना चाहेंगे क्योंकि वहां जगह कम पड़ रहा है। रमा राधिका की बेटी हो गई। अब राधिका के बारे में जानकारी है कि राधिका जो है वो रेखा की एकलौती बहू है। अच्छा, ये एकलौती बहू है, और किसकी एकलौती बहू है सर? रेखा की। ये बहू कब बनेगी? जब इसका पति होगा और इसके पति की मां होगी, और नहीं तो
पिता होंगे, तभी ना ये बहू बनेगी। और ये किसकी बहू बनने जा रही है? रेखा, ये आपको राधिका किसकी बहू बनने जा रही है? रेखा की इकलौती बहू है। इसका मतलब है कि राधिका का जो शादी है वो रेखा के बेटे से हुआ होगा, तभी तो ये रेखा की इकलौती बहू बनेगी। देखो, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं होता है ब्लड रिलेशन में, ये आपको अपने समझदारी से और अपने थिंकिंग से, है ना, इसको मतलब अपना जो अंदर का सोच है उसको बढ़ाना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा अपने इसको फैमिली के रिलेशन से जोड़ना पड़ेगा। बोला है कि जो रेखा की इकलौती बहू है, कौन रेखा की इकलौती बहू है? राधिका। राधिका जो है वो रेखा की इकलौती बहू है। इसका मतलब ये है कि राधिका का पति जो होगा वो रेखा का बेटा होगा, नहीं होगा? तो राधिका का जो पति होगा सर, जो भी पति होगा वो कौन होगा? रेखा का बेटा होगा। इतनी बातें आप लोग को समझ में आई या नहीं आई? रमा राधिका की बेटी है, बन गया सर, रमा राधिका की बेटी है। जो रेखा की इकलौती बहू है, जो के बाद वाला स्टेटमेंट राधिका के लिए है, मतलब रेखा की इकलौती बहू कौन है सर? राधिका है। तो फिर रेखा की इकलौती बहू हम बना दिए राधिका को, यानी राधिका जो है वो रेखा के बेटे की पत्नी हो गई। आगे पढ़ेंगे। आगे कह रहा है कि मोहन ऋषि के पिता और रेखा के पति है। पहले तो इतना बनाओ। कह रहा मोहन ऋषि के पिता है। सर मोहन इसमें कहीं भी दिखाई दिया अभी नहीं, ऋषि कहीं भी दिखाई दिया अभी नहीं। होल्ड करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे क्या लिखा गया है? और रेखा के पति। रेखा क्या नजर आ रही है? आ रही है, रेखा के पति हैं। ये और के बाद वाला स्टेटमेंट किसके लिए आया है? और के ठीक पहले किसके लिए आया है? मोहन के लिए। मतलब रेखा के पति कौन है? मोहन। तो रेखा के जो पति हो गए वो कौन हो गए सर? मोहन होगा। अब मोहन से रिलेटेड जो जानकारी है वो आप जोड़ सकते हैं। कह रहा मोहन ऋषि के पिता, मोहन जो है वो ऋषि के पिता है। और रेखा की अगर इकलौती बहू राधिका है, मतलब रेखा का इकलौता पुत्र जो होगा, मतलब इसके अलावा कोई भी इसका पुत्र नहीं है, है ना? इकलौता पुत्र, इकलौती बहू का मतलब क्या है? उसका एक ही बेटा होगा, है ना? तो रेखा का बेटा फिर कौन हो जा रहा है? ऋषि हो जा रहा है। ऋषि हो जा रहा है सर, ऋषि हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि बोल रहा है कि मोहन ऋषि के पिता है। अब मोहन ऋषि के पिता है तो रेखा ऋषि जो होगा वो रेखा का भी बेटा होगा, है ना, और मोहन का भी बेटा होगा। अब आगे पढ़िए। कह रहा ऋषि का रमा से क्या संबंध है? किसके आगे का लगा है? ऋषि के आगे। इसका मतलब जानकारी किसके बारे में देना है? ऋषि के बारे में। और किससे रिलेट करके देना है? रमा से। तो कहां से कहां जाएंगे? रमा से ऋषि पर। तो रमा से ऋषि पर चलेंगे तो ऋषि क्या लग रहा है? रमा का पिता। आंसर क्या हो जाएगा सर? पिता हो जाएगा, है ना? क्लियर? चलो, किसी को दिक्कत है तो बोलिए, दोबारा बताएंगे। हालांकि इस क्वेश्चन में दम नहीं था। चला गया है। लाइट नहीं। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? अगले क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 पे आइए। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। जीवा कमल की पुत्री है। जीवा कमल की पुत्री है। कमल के दो पुत्र हैं। कमल के दो पुत्र हैं। कमल के दो पुत्र हैं। फिर आगे लिखा है अदा मानविता की पुत्री है। मानविता की पुत्री है। मानविता की पुत्री है जो कि कमल के पुत्र की पत्नी है। जो कि कमल के पुत्र की पत्नी। फिर आगे दिया गया वीनू
प्रेमा की माँ है, वीनू प्रेमा की माँ है, वीनू प्रेमा की माँ है। प्रेम प्रेम अशोक का भाई है, प्रेम अशोक का भाई है। जो कि देखो, जो कि हो, जिसको हो, जिससे हो, उसके बाद वाला स्टेटमेंट उसके ठीक पहले वाले व्यक्ति के लिए आएगा। जो कि अदा का पिता है, जो कि अदा का पिता है। अदा का वीनू से क्या संबंध है? अदा का वीनू से क्या संबंध है? मीनू से क्या संबंध है? अदा का वीनू से क्या संबंध है? इस क्वेश्चन का आंसर करिए। जीवा कमल की पुत्री है, कमल के दो पुत्र हैं। अदा मानविता की पुत्री है, जो कि कमल के पुत्र की पत्नी है। वीनू प्रेमा की मां है, प्रेम अशोक का भाई है, जो कि अदा का पिता है। तो अदा का वीनू से क्या संबंध है? आंसर करेंगे। किसी का आंसर आया? चलिए बंद करिए, देखिए अब इधर कलम रोक देंगे, अब इधर देखेंगे सब लोग। कह रहा है जीवा कमल की पुत्री है, तो पहले इस स्टेटमेंट को बनाएंगे। जीवा जो है, जीवा ये सर पुत्री है, और किसकी पुत्री है सर? कमल की पुत्री है। इसका मतलब कमल या तो इसके पिता रहे होंगे या फिर इसकी मां रहे होंगे। फिर आगे कह रहा है कि कमल के दो पुत्र हैं। जो कमल है इसका दो पुत्र है, तो जीवा तो पुत्री है, और कमल के इसके अलावा दो पुत्र हैं, मतलब जीवा के दो भाई रहे होंगे। कहीं ना कहीं जीवा के दो भाई हैं, तो हम लोग जीवा के दो भाई बना दिए। फिर आगे पढ़िए, कह रहा है कि अदा मानविता की पुत्री है, जो कि कमल के पुत्र की पत्नी है। अदा जो है ये मानविता की पुत्री है, जो कि कमल के पुत्र की पत्नी है। अच्छा, इसमें कहीं भी हमको अदा नहीं दिखाई दी। पूरे स्टेटमेंट में पढ़ना है, स्टेटमेंट यहां से यहां तक है, हमको इसमें कहीं भी अदा नहीं दिखाई दी, कहीं भी इसमें हमको मानविता नहीं दिखाई दी, लेकिन इसमें एक नाम हमको दिख रहा है कमल, वो हमको दिखाई दे रहा है। तो यहां से हम लोग रिलेट कर सकते हैं। कह रहा है जो कि कमल के पुत्र की पत्नी है। अब जोगी के ये जो बाद वाला कथन है वो आया किसके लिए है? मानविता के लिए। मतलब कमल के पुत्र की पत्नी है कौन? मानविता। अब यही दोनों ना कमल का पुत्र है, इन्हीं दोनों में से किसी एक की पत्नी का नाम क्या है? मानविता है। किसी एक की पत्नी का नाम मानविता है, तो हम किसी एक का शादी करा देते हैं इसमें से मानविता का। तो ये दोनों पुत्र है, जिसमें से इसी का हम शादी करवा दिए किसके साथ? मानविता के साथ। मानविता का शादी हो गया इसके साथ।
ठीक है। अब आगे क्या कह रहा, वीनू, वीनू प्रेमा की माँ है। इसमें कहीं भी वीनू हमें दिखाई दी क्या, प्रेमा हमें इसमें कहीं भी दिखाई दी? स्टेटमेंट को होल्ड कर देंगे थोड़ी देर के लिए, होल्ड कर दिए सर। इस स्टेटमेंट का यूज अभी हम नहीं किए हैं, आगे पढ़ेंगे। प्रेम अशोक का भाई है जो कि अदा का पिता है। ये पूरा स्टेटमेंट पढ़ना है, यहां से लेकर यहां तक। प्रेम अशोक का भाई है जो कि अदा का पिता है। अच्छा, इसमें कहीं भी प्रेम दिखाई दिया, अशोक दिखाई दिया, होल्ड करेंगे, आगे का नाम पढ़ो। अच्छा, अदा दिखाई दी, इसमें कहीं भी दिखाई दी है? अदा दिखाई दी है? नहीं। प्रेम अशोक का भाई है जो कि अदा का पिता है। प्रेम अशोक का भाई है जो कि अदा का पिता है। हाँ, मानविता की पुत्री, तो कोई छोड़ दिए क्या हमको? हाँ, वीनू प्रेमा की माँ है। ओहो, ये वाला स्टेटमेंट यूज नहीं किए हैं। अच्छा, अदा मानविता की पुत्री है, ठीक है। तो अदा को हम पुत्री बनाएंगे, किसकी पुत्री बनाएंगे? मानविता की। तो अदा जो है सर ये पुत्री बन गई, किसकी पुत्री बन गई? मानविता की पुत्री बन गई। अब देखो हम इस स्टेटमेंट का यूज किए थे, जो कि कमल के पुत्र की पत्नी है, ये हो गया। उसके बाद हम आगे बढ़ गए थे, ये भी तो था अभी, अदा मानविता की पुत्री है। तो अदा यहाँ पर पुत्री बन गई किसकी? मानविता की। अब वीनू प्रेमा की माँ है, इसका तो यूज अभी लोग नहीं कर सकते, आगे करो। प्रेम अशोक का भाई है जो कि अदा का पिता है। इस तीन नाम हमको दिखाई दे रहा है इसमें। इस तीन नाम में से हम लोग को कौन सा व्यक्ति फैमिली ट्री में नजर आया? अदा ना। तो अदा से हम लोग यहां से कोलरेट कर सकते हैं, जो कि अदा के पिता। एग्जाम में यहां से 2 नंबर का सवाल आएगा आपके। बीएसएससी में बैठेंगे 4 नंबर, 3 या 4 नंबर हो सकता है। जीडी में बैठेंगे 2 नंबर का सवाल आ सकता है यहां से। दिल्ली पुलिस में 3 या 4 नंबर का सवाल आएगा यहां से। 3 नंबर का, मैक्सिमम 3 नंबर का आएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और सवाल नंबर अब आएंगे 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन लिखेंगे, जय उस गीतांजलि के पति हैं के पति हैं जो दीपाली की बहन है, जो दीपाली की बहन है। जो दीपाली की बहन है। फिर आगे कह रहा, दीपाली विजय की पुत्री है। दीपाली विजय की पुत्री है। दीपाली विजय की पुत्री है। सरिता रोहित की सास है। सरिता रोहित की सास है। सरिता रोहित की सास है। फिर आगे लिखा है, हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र जय के पिता है। जय के पिता है। हरिश्चंद्र जय के पिता है। और सरिता, सरिता विजय की पत्नी है। सरिता विजय की पत्नी है। सरिता विजय की पत्नी है। विजय और सरिता की, विजय और सरिता की केवल 2 पुत्रियां हैं। केवल 2 पुत्रियां हैं।
केवल 2 पुत्रियां हैं। तो बताएं रोहित का विजय से क्या संबंध है? रोहित का विजय से क्या संबंध है? आंसर करेंगे। देखो भाई, इसमें स्पष्ट सी बात है, जो मेहनत कर रहे होंगे घर पर, सवाल उन्हीं के कमांड में रहेगा, अदरवाइज कमांड में नहीं आएगा आपके। ब्लड रिलेशन वैसा चैप्टर ही है, जब तक आप एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार अपने समझदारी से नहीं लगाएंगे कराए गए क्वेश्चन को, ये आपके पकड़ के बाहर की बात है। आप नहीं बना पाएंगे सवालों में। यदि आप बताए गए बातों के अनुसार मेहनत नहीं करते हैं तो फिर आपके बस की बात नहीं है ब्लड रिलेशन, ये वास्तविकता है। नहीं, गलत है। आप सही जगह पर पहुंच गए हैं, लेकिन आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, पूछा क्या है, किसके आगे का लगा है, ये भी तो ध्यान में रखिए। क्वेश्चन को देखिए क्या पूछ रहा है। आपके एग्जाम में अगर ऑप्शन में दोनों होता है तो फिर आपका आंसर ऐसे ही गलत आने वाला है। फैमिली ट्री आपका बिल्कुल सही है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, पूछा रोहित का विजय से क्या संबंध। जिसके आगे का लगा बताना, उसके बारे में। दामाद सही जवाब है। चलिए आइए पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे। अब आप लोग कलम नहीं चलाएंगे, ये आपकी मूर्खता होगी यदि आप कलम चलाएंगे तो। कह रहा है कि जय उस गीतांजलि के पति हैं। जय उस गीतांजलि के पति हैं, मतलब जय पति है और किसका पति है सर? गीतांजलि का पति है। इसका मतलब गीतांजलि है कौन? फिर जय की पत्नी होगी। गीतांजलि जो है वो जय की पत्नी होगी। फिर आगे पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है कि जो दीपाली की बहन है। ये जो के बाद वाला स्टेटमेंट किसके लिए आता है? उसके ठीक पहले वाले व्यक्ति के लिए। जो के बाद कौन है? ये जो के पहले कौन है सर? गीतांजलि है। मतलब दीपाली की बहन कौन है? गीतांजलि। फिर गीतांजलि जो हो गई वो दीपाली की बहन हो गई, तो दीपाली की बहन बना देंगे। दीपाली की बहन बना देंगे। यार जय उस गीतांजलि के पति हैं जो दीपाली की बहन है। जो जय जो है उस गीतांजलि के पति हो गए जो दीपाली की बहन है। अब आगे पढ़ो। कह रहा है दीपाली विजय की पुत्री है। जो दीपाली है ना सर, ये बेटी है। और किसकी बेटी है सर? विजय की। तो विजय को हम इसका पिता बना देंगे। विजय की बेटी हो गई। ठीक है, आगे पढ़िए। कह रहा है सरिता रोहित की सास है। जो सरिता है ना वो रोहित की सास है। कहीं भी इसमें सरिता नजर आई? कहीं भी इसमें रोहित नजर आया? स्टेटमेंट को होल्ड कर देंगे थोड़ी देर के लिए, आगे पढ़ेंगे। कह रहा हरिश्चंद्र जय के पिता है और सरिता विजय की पत्नी है। हरिश्चंद्र जो है वो जय के पिता है, तो जय के पिता को तो हम लोग बना सकते हैं। जय के पिता कौन हो गए सर? हरिश्चंद्र। जय के पिता यहां पर हरिश्चंद्र हो गए। और हरिश्चंद्र फिर आगे क्या कह रहा है? और सरिता विजय की पत्नी है। जो सरिता है ना वो पत्नी है। किसकी पत्नी है सर? विजय की। तो इसकी पत्नी नहीं बना सकते हम लोग? बना सकते हैं। तो यहां पर जो सरिता हो गई सर, सरिता ये पत्नी हो गई। किसकी पत्नी हो गई सर?
विजय की। आगे पढ़ो, यार विजय और सरिता, विजय और सरिता की केवल दो पुत्रियां हैं। विजय और सरिता की केवल दो पुत्री है, विजय और सरिता की केवल दो पुत्री है, यही वो दोनों पुत्री है, गीतांजलि और दीपाली, गीतांजलि और दीपाली। एक स्टेटमेंट हम लोग छोड़े थे, स्टेटमेंट ये है, सरिता रोहित की सास है। ये सास है, किसकी सास है सर? रोहित की। अच्छा, सरिता सास कब बनेगी? जब इसकी केवल दो पुत्रियां हैं। तो सरिता सास कब बनेगी? जब इसकी बेटियों का शादी होगा। और इसकी दो बेटियां हैं, दो पुत्रियां हैं, जिसमें से एक का शादी हो गया जय से, है ना। तो इसका मतलब जय जो होगा वो सरिता का दामाद होगा, या सरिता जय की सास होगी। तो सरिता जय की तो सास है ही, साथ में ये रोहित की भी सास है। तो ये रोहित की सास कब बनेगी? जब इसकी दूसरी बेटी का शादी होगा। तो इसकी दूसरी बेटी कौन है? दीपाली। और इसी का शादी किससे कराना पड़ेगा? रोहित से। करा दिए इसका रोहित से शादी। अब देखो, क्या सरिता रोहित की सास बन गई? बन गई। अब सारे स्टेटमेंट को हम लोग कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन क्या पूछा? रोहित का विजय से क्या संबंध है? मतलब रोहित क्या लगेगा विजय का? जिसके आगे का लगा होता है बताना उसी के बारे में है। रोहित के आगे का लगा है, रोहित के बारे में बताना है कि रोहित क्या लगेगा, और किससे रिलेट करना है? विजय से। तो रोहित के बारे में बताना है, और रिलेट किससे करके बताना है सर? विजय से रिलेट करके बताना है कि रोहित क्या लगेगा विजय का। तो रोहित विजय की बेटी का पति है, यानी रोहित लगेगा क्या सर? दामाद लगेगा विजय का। है क्लियर? चलो, ये था। आएंगे अगला सवाल। सवाल नंबर कितना था ये? जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं ये सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन दिया गया है, पी क्यू आर एस टी यू भी और डब्ल्यू एक फार्म हाउस में रहने वाले परिवार के 8 सदस्य हैं। जरा नोट करिएगा, पहला लाइन लिखिएगा, पी क्यू आर एस टी यू और डब्ल्यू, टी यू भी और डब्ल्यू, टी यू भी और डब्ल्यू, 8 लोग हैं। पी क्यू आर एस टी यू भी और डब्ल्यू, कॉमा कॉमा लगाकर नाम लिखा जाता है। पी क्यू आर एस टी यू भी और डब्ल्यू एक फार्म हाउस में रहने वाले, एक फार्म हाउस में रहने वाले, एक फार्म हाउस में रहने वाले परिवार के 8 सदस्य हैं। एक फार्म हाउस में रहने वाले परिवार के 8 सदस्य हैं। एक फार्म हाउस में रहने वाले परिवार के 8 सदस्य हैं। पूर्ण विराम लगाकर उसके बाद आगे लिखिएगा जो हम लिख रहे हैं। पी का विवाह, पी का विवाह डब्ल्यू के साथ हुआ है, डब्ल्यू के साथ हुआ है। पी का विवाह डब्ल्यू के साथ हुआ है। अगला स्टेटमेंट है, एस का विवाह, एस का विवाह यू के साथ हुआ है, यू के साथ हुआ है। अगला स्टेटमेंट है, टी का विवाह, टी का विवाह आर के साथ हुआ है, आर के साथ हुआ है, आर के साथ हुआ है। अगला स्टेटमेंट है, भी क्यू की पत्नी है। अगला स्टेटमेंट है, आर एस के पिता हैं, आर एस के पिता हैं। अगला स्टेटमेंट है, यू क्यू की मां है, यू क्यू की मां है। अगला स्टेटमेंट है, डब्ल्यू आर की मां है, डब्ल्यू आर की मां है। अगला स्टेटमेंट है, डब्ल्यू क्यू से, क्वेश्चन पूछा है, डब्ल्यू क्यू से किस रूप से संबंधित है, किस रूप से संबंधित है, किस रूप से संबंधित है, डब्ल्यू क्यू से किस रूप से संबंधित है। आंसर करेंगे।
बेटा बना लो, क्वेश्चन बना लो। एग्जाम में जहिया बैठोगे ना, तहिया पता चलेगा इसका महत्व। ठीक है, कभी एक आध बार पहले फार्म भर के घूम घाम के आओ सर, उस दिन पता चलेगा कि ओहो ऐसा क्वेश्चन तो क्लास में होता है लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड, वेल डन। गुड जॉब। चलो, क्या कह रहा है? पी का विवाह डब्लू के साथ हुआ है। अच्छा, पी और डब्लू आपस में विवाहित है, लेकिन क्या अभी हम इसको बता सकते हैं पी और डब्लू में से कौन पति और कौन पत्नी है? नहीं बता सकते हैं। अगला स्टेटमेंट पढ़ो। एस का विवाह यू के साथ हुआ है, क्या हम ये बता सकते हैं एस और यू में कौन पति है और कौन पत्नी है? नहीं, लेकिन इतना हमें पता है कि एस और यू आपस में विवाहित है। फिर टी का विवाह आर के साथ हुआ है, टी की जो शादी हुई है सर वो आर के साथ हुई है, तो टी और आर आपस में विवाहित है, लेकिन अभी हम नहीं बता सकते हैं कि टी और आर में से कौन पति है और कौन पत्नी, ये भी नहीं बता सकते। अच्छा, इतना तो कन्फर्म है ना, इसमें से एक मेल होगा और एक फीमेल होगी? ऐसा तो नहीं है दोनों मेल हो सकता या दोनों फीमेल हो सकती है, ये तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि शादी होगा तो एक लड़का का लड़की के साथ ही होगा, पति पत्नी है तो लड़का लड़का आपस में शादी थोड़ा कर लेगा। फिर यहाँ देखो, कह रहा है भी क्यू की पत्नी है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्यूशन। बोल रहा है भी जो है वो क्यू की पत्नी है, भी जो है सर ये पत्नी है, किसकी पत्नी है? क्यू की, इसका मतलब क्यू इसका क्या होगा सर? पति होगा। आगे पढ़ो, कह रहा है कि आर एस के पिता है, दिमाग लगाओ, आर जो है वो पिता है, किसका पिता है सर? एस का। आर सर पिता है और किसका पिता है सर? एस का पिता है, इसका मतलब आर मेल है। आर अगर एस का पिता है तो आर है क्या? मेल। अच्छा, आर अगर मेल है तो फिर 100% टी क्या होनी है? नहीं आया समझ में? आया सर। फिर अगला स्टेटमेंट पढ़ो, इसमें आर और एस का कोई जिक्र ही नहीं है। अगला स्टेटमेंट पढ़ो, यू क्यू की माँ है, यू जो है ना वो माँ है, क्यू की माँ है, तो यू को सर हम लोग माँ बना दिए, किसकी माँ बना दिए? क्यू की माँ बना दिए। यू फीमेल हो गई तो यू को यहाँ फीमेल बना दे। अच्छा, यू फीमेल है तो फिर ये क्या हो जाएगा? मेल, क्योंकि वो उसका पति कहलाएगा ना। अगर यू एक महिला है और इसकी शादी एस से हुई है तो एस 100% यू का पति होगा, है ना। आगे बढ़िए, कह रहा है कि डब्लू आर की माँ है, डब्लू जो है ना सर वो माँ है, किसकी माँ है? आर की माँ है। डब्लू जो है वो माँ है और सर ये आर की माँ है, तो डब्लू और आर का तो लिंक कोई इसमें है नहीं, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि सर डब्लू यदि आर की माँ है तो डब्लू एक महिला है ना, और इसकी शादी पी के साथ हुई है और डब्लू महिला है, और जब इसकी शादी पी के साथ हुई तो पी 100% इसका क्या रहा होगा? पति रहा होगा। बहुत बढ़िया। चलो, अब यहां से कुछ हम लोग लिंक करते हैं। लिंक क्या है सर? लिंक कैसे हो रहा है देखिए तो जरा। कह रहा है टी का विवाह किसके साथ हुआ है? आर के साथ। ठीक है, भी क्यू की पत्नी है, बना दिए हम लोग। इसके बाद क्या कर रहा है? आर एस के पिता है, यू क्यू की माँ है, तो यू को क्यू का माँ बना दिए। डब्लू आर की माँ है, उसके बाद डब्लू क्यू से किस प्रकार संबंधित है। अब इसको जरा लिंक करना है, कैसे लिंक करेंगे आप लोग बताइए?
इसमें से कुछ लिंक कर सकते हैं, ये तीनों स्टेटमेंट में से कुछ इसमें लिंक कर सकते हैं, कर सकते हैं सर। यू यहाँ पर नजर आ रहा है, यू का शादी किसके साथ हुआ? तो यू का शादी एस के साथ हुआ है, तो एस यू का पति नहीं होगा? अच्छा, इसमें और कोई व्यक्ति नजर आ रहा है जो इसमें है? आ रहा है ना सर? आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसमें और कौन नजर आ रहा है आप लोगों को? यहाँ पर दो चार गो स्टेटमेंट है, एक दो गो। क्या बोला है? आर जो है वो एस का पिता है, तो आर को हम पिता बनाएंगे। किसका पिता बना दिए? एस का। अब आर का विवाह किसके साथ हुआ? टी के साथ। तो आर का विवाह कर दिए हम लोग टी के साथ, है ना। और देखो परिवार में टोटल कितने सदस्य थे? कितने हो गए? दो, दो चार और दो छह। अब यहाँ पर पढ़ो, कह रहा है कि डब्लू आर की माँ है, तो डब्लू को माँ बना देंगे। किसका माँ बना देंगे? आर का। तो डब्लू को सर हम माँ बना दिए आर का। और डब्लू का शादी यहाँ पर किसके साथ हुआ था जी? टी के साथ। तो डब्लू का यहाँ शादी किसके साथ? टी के साथ। टी तो यहाँ पर है, तो यहाँ कौन था फिर? यहाँ कौन कौन था? टी था और आर था। तो टी इसमें मेल था या फीमेल था? आर मेल है, तब टी क्या हो जाएगा? फीमेल। हाँ, तो डब्लू का शादी किसके साथ होना है? टी के साथ होना है, तब टी यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेल। होता गया फाइनल कंप्लीट। किसी को दिक्कत है तो बोलिए। नहीं ना। देखो क्या पूछा है, डब्ल्यू क्यू से किस रूप में संबंधित है? किस रूप से संबंधित है मतलब डब्ल्यू क्या लगेगा? किसका? क्यू का। पता करो डब्ल्यू क्यू का क्या लग रहा है। डब्ल्यू जो है वो क्यू का क्या लग रहा है, बताना है कि ये क्या लग रहा है क्यू का। तो देखो, इसके पिता के पिता की माँ है। अब आप सोचो, मान के चलो ये आप हो, तो आपके पिता के पिता की माँ आपकी क्या लगेगी? परदादी लगेगी। भाई आपके पिता के पिता आपके दादा, और आपके दादा की मम्मी आपकी परदादी। नहीं समझ में आया? तो परदादी इसका आंसर हो जाएगा, परदादी आंसर हो गया। हम बोले थे मैक्सिमम 3 पीढ़ी तक जा सकता है, मैक्सिमम 3 पीढ़ी तक ऊपर। 3 पीढ़ी आपको सवाल पूछा, 3 पीढ़ी ऊपर से। ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का ये सवाल है। क्लर्क लेवल का जॉब होता है ये। क्वेश्चन को सॉल्व करने के टाइम कैसे लॉजिक हम सोच रहे हैं, कैसे कनेक्ट किया जा रहा है, ये सब चीज को ऑब्जर्व करिए। कैसे हम कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को एक साथ। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर कितना होगा ये? 33। लिखिए क्वेश्चन नंबर 33। कह रहा है एक परिवार में कुल 8 सदस्य हैं। एक परिवार में कुल 8 सदस्य हैं। एक परिवार में कुल 8 सदस्य हैं। पहला स्टेटमेंट इसमें दिया गया है कि ए, हाँ बोलिए। हिचकी आया है? हिचकी आ गया तो इसमें क्या हो गया? ए बी की मां है जो सी का भाई है। ए बी की मां है जो सी का भाई है। दूसरा स्टेटमेंट हमने दिया, सी क्यू सहोदर है। सी और क्यू सहोदर है। सी और क्यू सहोदर है। तीसरा स्टेटमेंट है, वाई पी की बेटी है। इसी को बोलते हैं ब्लड रिलेशन का पजल। ये सब पजल टाइप क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। जेड बी का साला या फिर जीजा है। जेड बी का या तो साला है या फिर जीजा है, जो डी का पुत्र है। जो डी का पुत्र है। स्टेटमेंट नंबर 5, ए का एक बेटा है।
ए का एक बेटा है। स्टेटमेंट नंबर 6, वहां पर केवल 2 विवाहित जोड़े हैं। वहां पर केवल 2 विवाहित जोड़े हैं। वहां पर केवल 2 विवाहित जोड़े हैं। स्टेटमेंट नंबर 7, पी बी से विवाहित है। पी बी से विवाहित है। पी बी से विवाहित है। आपसे सवाल पूछा गया है, 7 स्टेटमेंट दिया गया है इस क्वेश्चन में, और अब आपसे सवाल पूछा गया है, बताएं y का d से क्या संबंध है। y का d से क्या संबंध है। y का d से क्या संबंध है, बताइए। y का d से क्या संबंध है, करिए तो आंसर। होती होगा। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, देखो इसको बोलते हैं पॉसिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन का। कह रहा है एक परिवार में, अब रखो कलम, नहीं बनेगा, अब तक नहीं बना तो नहीं बनेगा। कह रहा है एक परिवार में कुल कितने सदस्य हैं सर, 8 सदस्य हैं। कह रहा है ए जो है वो बी की माँ है। सबसे पहले ए को माँ बनाएंगे, किसकी माँ बनाएंगे सर, बी की। ए को हम माँ बनाने जा रहे हैं और बी की माँ बना देंगे, ठीक है, बन गई ए बी की माँ। कह रहा है जो सी का भाई है, कौन सी का भाई है सर, है बी जो है ना, बी ये भाई है, और किसका भाई है सर, सी का भाई है। बी जो है वो सी का भाई हो गया, ठीक है। लेकिन सी का भी जेंडर क्लियर हुआ है, आगे पढ़ो। अब आपकी होशियारी ये है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट कब पिक करना है, कौन सा स्टेटमेंट कब पिक करना है, यही आपकी होशियारी है। और ये तजुर्बा तभी मिलेगा जब आप मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन को अटेम्प्ट ले रहे हैं, है ना। आप क्लास में आए, सर ने क्वेश्चन बोला और आप ट्राई कर रहे हैं बनाने को, तो ये कभी भी आपको समझ में नहीं आएगा कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट को कब पिक करना, कौन से स्टेटमेंट को किस स्टेटमेंट के बाद पिक करना है, नहीं आएगा समझ में, है ना। आपको मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना पड़ेगा, बाहर से क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना पड़ेगा, तब जाके आपका प्रैक्टिस होगा और आपको ये अनुभव प्राप्त होगा कि हमको क्वेश्चन को कैसे डील करना है ना। टीचर क्या करता है, टीचर आपको सिर्फ रास्ता दिखाएगा, रास्ता। आप घर से निकले, घर से निकलेंगे कहीं ना कहीं जाने के लिए निकलेंगे कि ऐसा ही निकल जाएंगे। टीचर का आपके जीवन में क्या रोल है हम बता रहे हैं आपको। आप मान के चलो आप पढ़ने के लिए नहीं निकले, आप घर से निकल गए, आप घर से निकले तो कहीं ना कहीं जाने के लिए नहीं निकले होंगे, ये ऐसा ही बाहर निकल के खाली खड़ा होने के लिए निकले होंगे। तैयार होकर सज धज के निकले तो कहीं ना कहीं जाना होगा कि नहीं जाना होगा, जाना होगा। अरे भाई निकले घर से, या तो छपरा जाना होगा, तो सिवान जाना होगा, या अदर बहुत सारा जगह वहां पर आप जाने के लिए निकले होंगे, ठीक है। लेकिन आप खुद एक तय तो किए होंगे ना अपने अंदर कि हमको इस जगह पे जाना है, अंदर से तो फिक्स होगा ना कि हमको इस जगह पर जाना है। अब उस जगह पर जाने के लिए आपको रास्ता पता होगा तभी तो आप जाएंगे, रास्ता नहीं पता होगा तो जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। लेकिन हाँ, उस जगह पर जाने के लिए भी कई रास्ते होते हैं, कुछ शॉर्टकट होता है, कुछ लंबा रास्ता पड़ेगा, मतलब जाएंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, कुछ ऐसा दूरी होगा कि जिसको कम समय में आप पूरा कर लेंगे, है ना, उसी जगह पर जाने के लिए। ठीक उसी तरीके से आप कंपटीशन के लाइन में उतरे हैं, कंपटीशन के लाइन में बहुत सारा एग्जाम है, एसएससी है, एसएससी में दुनिया भर का एग्जाम है ना, दुनिया भर का डिपार्टमेंट के एग्जाम दे सकते हैं, बैंक है, बिहार का अपना अपना स्टेट का अलग अलग एग्जाम है ना, बहुत सारे एग्जाम है। तो कोई ना कोई एग्जाम आपके मन में होगा कि हमको इस एग्जाम की तैयारी करना है, या आपके दिमाग में चल रहा होगा कि जितना दुनिया में एग्जाम होता है सब एक बार तैयार कर लेंगे, है तब तक फिर आप बुढ़ा जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला आपका, समझ रहे हैं ना। अब आप सोचिएगा कि हम बाहर निकले हैं तो दुनिया में जितना जगह है सब घूम लेंगे, तो बुढ़ा जाइएगा फिर घूमते घूमते, नहीं समझ रहे हैं। ठीक उसी तरीके से एग्जाम, जब कंपटीशन लाइन में निकलेगा तो बहुत सारा एग्जाम है, उसमें आपको तय करना पड़ेगा खुद से कि हमको कहां जाना है। तय कर लिए, अब तय करने के बाद आप उसकी तैयारी करेंगे। अब उसकी तैयारी के लिए टीचर का आपके जीवन में क्या रोल है, टीचर आपको बताएगा कि उस
जो भी आप एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, जिस मंजिल को आप पाना चाहते हैं, उस मंजिल पर पहुंचने का रास्ता क्या है ना। रास्ता बहुत सारे होंगे सर, लेकिन उसमें से आपको टीचर बोलेगा देखो ये रास्ता से जाओगे तो आपको ज्यादा दिक्कत होगा, अगर ये रास्ता से जाएंगे तो आप बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। तो वो टीचर आपको एक बेहतर मार्ग प्रदर्शित करता है। तो शिक्षक का आपके जीवन में बस एक ही रोल है, मार्गदर्शक का रोल, है ना। आपको रास्ता दिखाएगा शिक्षक कि हाँ सर बहुत सारे रास्ते हैं, इस मंजिल पर पहुंचना है तो आप इस रास्ता को अपना लीजिए, और इस रास्ता पर चलना तो आप ही को पड़ेगा, कि हम चलेंगे उस रास्ता पर, हम नहीं चलने वाले हैं, हम सिर्फ आपको दिखाएंगे कि इसी रास्ते से जाना है। उस पर चलना किसको है? आपको। उस पर आप ही चलेंगे। आपको अगर मंजिल तक पहुंचना है तो आप ही को चलना पड़ेगा, आपके लिए दूसरा कोई उस पर चलने नहीं आएगा। अब उस रास्ते पर बहुत सारी दिक्कत है, बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत कांटे मिलेंगे इस रास्ते पर। आप उन सभी कांटों को पार करना होगा, और उन कांटों को पार करने में आपको सहायता कौन प्रदान करेगा? जो आपके शिक्षक है वो प्रदान करेंगे। आपको बताएंगे कि देखो यहां पर फलना कांटा है तो इसको कैसे पार करना है, यहां पर ये आपको दिक्कत होगा तो इसको कैसे निपटारा कर देना है, ये बताने के लिए आपके टीचर है। लेकिन उसको पार तो आप ही को करना पड़ेगा, मेहनत तो आप ही को करना पड़ेगा। हमारा कहने का इन द सेंस मतलब ये है, तो मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। मेहनत नहीं करेंगे तो फिर हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम लोग आपको सिर्फ बता सकते हैं, प्रॉपर गाइडेंस दे सकते हैं। अब उस गाइडेंस को अगर आप फॉलो करें तो ठीक है, आप अपने मंजिल पर पहुंचेंगे। अगर उस गाइडेंस को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर ये आपकी अपनी समस्या जीवन भर बनी रहेगी। आपको हमेशा चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से, चाहे क्लास के माध्यम से, आपके सामने आकर हर तरीके से आपको प्रॉपर गाइडेंस दिया जाता है। अगले क्लास में जो पढ़ना है या फिर उसको आपके दिमाग में कैसे उतार दिया जाए, उसके लिए कुछ बेस तैयार करना होता है। उसके लिए भी आपको गाइडेंस दिया जाता है कि आपको घर से ये काम करके आना है, ताकि अगले क्लास में आपको कोई दिक्कत नहीं। अगर वो काम करके जो बच्चा आएगा वो खुद अपने अंदर से ये फील कर रहा होगा कि सर हमको दिक्कत नहीं हो रहा, अगर वो काम करके वो बच्चा नहीं आ रहा तो फिर वो अंदर ही अंदर उसको अपना फील हो रहा होगा कि समस्या हो रहा है, मास्टर साहब कुछ बोले थे हम नहीं किए, है ना। ये चीज आपको खुद अंदर से फील हो रहा होगा, ये बहुत बड़ी बात नहीं है ना। और ये सब चीज है, अभी हम लोग सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, पालन कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं पालन करेंगे तो ठोकर लगेगा, खुद संभल जाएंगे। जीवन का यही मकसद है, जिस दिन ठोकर लगेगा उस दिन आपको खुद समझ में आ जाएगा कि सर हम लोग को दिक्कत हो रहा है, सर जैसे बोल रहे हैं वैसे हम लोग को काम करना चाहिए, है ना। बाकी समझाने से कोई उतना फर्क आप लोग को देखने को भी मिल रहा है, पड़ नहीं रहा है ना। बाकी यही अब उपाय है, ठोकर का सामना करिए, आप लोग एक दो बार पटकनिया मारिए और उसके बाद से अपने दिमाग खुलेगा वहां बुद्धि, उसके बाद से आप लोग फिर अपना तत्पर हो जाइएगा। पहले आप लोग ढूंढलाइए 2-3 बार, अभी ठोकर वही चीज हम लोग चाह रहे हैं कि ठोकर आप लोग को नहीं लगे, डायरेक्ट एक बार मंजिल पर चले जाए। लेकिन लीजिए अभी आप लोग ठोकर खाइए, ऐसे आप लोग कहां समझ रहे हैं बात को, नहीं समझ रहे हैं। आइए, हमको एक ही बच्चा मिला जीवन में, अभी तक 2 बच्चा मिला, एक ही नहीं 2 बच्चा मिला। हम जीवन में अभी तक जितना पढ़ा है, मतलब एक होता है ना पर्सनली गाइड, जब हम करते हैं, जैसे हम अपने कोचिंग के बच्चों को पर्सनली गाइड करते हैं, तो यहाँ पर हम पर्सनली जब गाइड किए, जब से पढ़ा रहे तब से, उसमें 2 बच्चा प्रॉपर वे से मेरा बात को माना। एक का नाम गोविंदा था, है ना, गोविंदा, और एक का नाम था ऋतिक। ऋतिक एक है, एक और लड़का है, वो भी आएगा इसी में। एक अंकित नाम है, अनुज बाबा का भाई है, और एक सुमित, सुमित है ना। ये 4 बच्चा है ना। जितना बोलते थे ना, ये चारों का चारों बच्चा उतना करता था। जितना बोल देते थे कि ये करना है तो 100% अगले दिन वो काम होके आता था, काम होके वो आता था। बोल दिए कि इतना ये होना चाहिए तो एकदम सर्कल हाजिर होगा आपके सामने, और वास्तव में हो जाता था। वास्तव में आज ये CISF में है ना, ये बच्चा CISF में है। और ये बच्चा आया कैसे, कहीं से तैयारी नहीं किया था, 12th पास आउट हुआ, 12th पास करने के बाद डायरेक्ट कोचिंग ज्वाइन किया हमारे पास, और 1.5 साल के अंदर में
1.5 साल के अंदर में नौकरी लेकर चला गया, मात्र 1.5 साल के अंदर में, है ना। नौकरी इतना ही टाइम लगा था जी उसको, 1.5 साल लगा था, 1.5 साल के अंदर में नौकरी लेकर वो चला गया। इसके पास कंसिस्टेंसी था। ये बच्चा जो था, अगर जितना दिन हमारे पास पढ़ा है, मैक्सिमम वो 3 से 4 दिन अब्सेंट रहा होगा। जितना दिन हमारे पास पढ़ा उसमें हम बता रहे हैं 3 से 4 दिन ही अब्सेंट रहा होगा, कंटिन्यू आने वाला ही बच्चा था। ठीक इसी के साथ ये भी रहता था, गोविंदा के साथ ही ये भी रहता था। ऋतिक ये महुवल का बच्चा, इसका भी रिजल्ट हुआ, है ना, लेकिन ये छट गया हाइट में। एसएससी जी दोनों का एक के साथ रिजल्ट हुआ था। ये पास आउट हो गया, इसका फिजिकल भी पास आउट हुआ, इसका मेडिकल भी पास आउट हुआ, लेकिन ये छट गया हाइट में, इसका हाइट कम था। तब उस लाइन में अगर हाइट में छट गया तो उस लाइन में जा नहीं सकता है, तो फिर इसका कोई उपाय नहीं था। आज ये मेडिकल लाइन में है ना, मतलब मेडिकल लाइन की तैयारी कर रहा है। ये दांत का डॉक्टर बनेगा भविष्य में, आंख का डॉक्टर बनेगा भविष्य में, है ना, आंख का डॉक्टर का तैयारी कर रहा है। अंकित, इस बच्चे के बारे में बताया, ये इन लोग के बाद का है। जैसे इन लोग का बैच जब खत्म हो गया ना, तो उसके बाद वाले बैच में ई दोनों था। तो अंकित जो ये बच्चा था, ये भी बहुत मेहनती, मतलब तुलना किया जाए तो ये वो दोनों आइए दोनों मतलब जोरदार है सर, दोनों का अगर मिला दिया जाए तो। इसका भी बेहतर नंबर आया है अभी एसएससी जीडी में, क्योंकि पिछला बैच का है, पिछले साल हमसे ही पढ़ा है ना। तो पिछले साल पढ़ा है, तो पिछला साल पे इसी साल शायद पेपर दिया कि पिछला साल एसएससी जीडी का पेपर जब भी हुआ हो, इस बार वाला लास्ट टाइम वाला, उसमें पेपर दिया है। इसका 80 में से 70 को सही है। ये रॉ मार्क्स है, ये जोड़ सकते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो इसका नंबर कितना बना अभी 140 नंबर बना, है ना। रॉ मार्क्स है, अभी नॉर्मलाइजेशन बाकी है ना, अभी और नंबर बढ़ेगा। इसका रिजल्ट कोई रोकने वाला नहीं है, रिटेन। बाकी इसका फिजिकल तगड़ा है, और उसके बाद से जो इसके में कमी होगा फिजिकल मेडिकल में, वो तो सुधारेगा अपना, है ना। लेकिन इसको कोई रोकने वाला नहीं है। यदि ये फिजिकल और मेडिकल क्रॉस कर जाता है तो इसको बढ़िया डिपार्टमेंट भी मिलेगा, बढ़िया बेहतर डिपार्टमेंट मिलेगा। सुमित, मेरे ख्याल से हमको बताया था सर 62 को सही है, 62 के आसपास हमको बोला था सही है ना। तो इसका 2 गुना करो, 100 कितना नंबर हो गया, 124 नंबर हो रहा है ना, 124 नंबर। तो इसका भी 124 नंबर आ रहा है। तो अभी रॉ मार्क्स है, इसका अभी क्या होने वाला है, नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। तो रिजल्ट तो इनका भी बनेगा, लेकिन इसका तो फाइनल मेरिट में हमको नाम दिख रहा है अभी से। इसका अभी से अगर ये अगला 2 पड़ाव पार कर जाता है बेहतरीन तरीके से, और पार कर भी जाएगा, है ना, इसका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा पक्का। और ये सुमित जो बच गया, इसका थोड़ा सा हाइट का लोचा है, लेकिन देखिए उस समय तक क्या हो रहा है, हो जाता है तो ठीक, नहीं तो और भी एग्जाम में लगा हुआ है, ऐसी बात नहीं है ना। लेकिन ये कंप्लीट पढ़ लिया है सब दोनों, इस दोनों का जितना हम पढ़ाए मैथ रीजनिंग दोनों का कंप्लीट है ना। तो ये चीज है। तो अभी तक जीवन में हमको कंसिस्टेंसी वाला जो बच्चा मिला ना, उसका नाम हम आपको दिखा रहे हैं। ये चीज ये है। अब इस बैच से देखते हैं कौन उखड़ता है। ऐसा थोड़ी है कि इतना ही बच्चा था बैच में, बहुत बच्चा पढ़ता था, है ना, लेकिन उसमें से उठ के 2 या 3 आता है। देखते हैं इस बैच में से कौन उठ रहा है, ये भी देखने वाला बात है। लेकिन हाँ, प्रॉपर गाइडेंस सबको बराबर दिया जा रहा है कि ऐसे ऐसे काम करना है। जो उसको फॉलो कर लिया, फॉलो करने वाला था सर, जो उसको फॉलो कर लिया, जो चीज हम उन लोगों को पढ़ाए हैं वही चीज अपडेट करके आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है ना। जैसे मान लीजिए समय के साथ अपडेट भी तो चीजें होती हैं, तो उन चीजों को अपडेट करके आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। अब आप इसको कैसे ले रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, ये चीज तो भगवान भरोसे। इन लोगों को पढ़ाते हुए जब तब हम अकेले थे, कोई दूसरा टीचर नहीं था, हम ही कवर कराते थे। लेकिन आज तो आपके सामने अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर है ना। देखिए क्या करते हैं आप लोग, और क्या मेहनत है आप लोग का दिख रहा है। ये सब पहला अटेम्प्ट वाला है सर, जितना का नाम इसमें रखा गया सब पहला अटेम्प्ट वाला है। ऐसा नहीं है, ये अंकित इसके भी पहले पेपर दिया है, लेकिन इसका एज कहने का मतलब अग्निवीर दिया था, तो इसका अग्निवीर भी निकला था, इसका अग्निवीर, दोनों का अग्निवीर निकला था। उसके बाद एसएससी जीडी दिया दोनों, तो एसएससी जीडी में भी दोनों क्वालिफाई किया है। इसका तो यूपी पुलिस भी निकला था सुमित का, लेकिन रनिंग के लिए नहीं गया उसका। ऐसा नहीं है। आप लोग अब क्या कर रहे हैं, ये चीज आप लोग देखिए।
किस तरीके से आप लोग इसको आगे लेकर चलेंगे। आइए देखिए, पहला स्टेटमेंट है कि ए बी की माँ है, तो ए को सर हम माँ बना दिए, किसका माँ बना दिए, बी का। इसके बाद आगे कह रहा है जो सी का भाई है, ए कौन सी का भाई है जी, बी। बी जो है ना सर ये भाई है, किसका भाई है, सी का भाई। अब अगला स्टेटमेंट कौन सा उठाएंगे सर, देखो अगला स्टेटमेंट ये हो गया, इसको उठाओ। सी और क्यू सहोदर है, सी और क्यू सहोदर, सी और क्यू सर सहोदर है। सहोदर का मतलब होता है या तो दोनों भाई हैं, या तो दोनों बहनें हैं, या फिर एक भाई और एक बहन है। एक्चुअली शुद्ध हिंदी में जाएंगे तो सहोदर मतलब अपना खास भाई, और सहोदरा का मतलब होता है अपनी खास बहन। लेकिन रीजनिंग में सहोदर में बहन को भी काउंट कर लिया जाता है और भाई को भी काउंट कर लिया जाता है। यहाँ पर सहोदरा और सहोदर शब्द का अलग अलग प्रयोग नहीं किया जाता है। आगे पढ़ेंगे, आगे कह रहा है, अच्छा ये वाला स्टेटमेंट पढ़ो जरा, 5 नंबर स्टेटमेंट कह रहा है ए का एक बेटा है, ए का एक के गो बेटा है। इसका मतलब ये दोनों है क्या, ये दोनों एक ही बेटियां होंगी, फिर नहीं होंगी। तो अगर ए का एक ही बेटा है, बेटा हमें दिख रहा है, फिर ये दोनों क्या हो गई सर, बहनें हो गई। फिर ये दोनों बहनें हो गई। थोड़ा सा इधर और बनाते हैं, इसका जेंडर क्लियर नहीं है, ए बी की माँ है, तो माँ है तो जेंडर क्लियर। आगे पढ़िए, आगे पढ़िए, यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट जरा पढ़िए तो क्या लिखा है, पी बी से विवाहित है, मतलब पी का शादी किसके साथ हुआ है, तब पी का शादी कराने जा रहा है बी के साथ। तब बी अगर मेल है तो पी को क्या बनना पड़ेगा, फीमेल, तभी तो इसका शादी हो पाएगा। नहीं समझे इस बात को, समझ गया सर, तभी इसका शादी हो पाएगा। चलिए आगे जरा ये वाला स्टेटमेंट देखिए क्या लिखा है, वाई पी की बेटी है। वाई जो है सर ये बेटी है, किसकी बेटी है सर, पी की बेटी है, तो वाई को बेटी बना दिए। बहुत बढ़िया। अब बच गया कौन कौन सा स्टेटमेंट, एक चौथा बचा है और एक छठा बचा है। चौथा स्टेटमेंट पढ़ो जरा, कह रहा है कि जेड बी का या तो साला है या फिर जीजा है। एक व्यक्ति से आपका एक ही रिलेशन हो सकता है, एक व्यक्ति से आपका एक ही रिलेशन हो सकता है, उससे ज्यादा रिलेशन नहीं हो सकता। जैसे आप लोगों का जिससे शादी होगा, लड़की लोग का जिससे शादी होगा, वो लड़की लोग के क्या लगेंगे, पति। इसके अलावा भी कुछ लग जाएंगे नहीं, शादी होगा जिससे आप लोगों को पति ही लगेंगे, इसके अलावा उनसे आपका कोई भी रिलेशन नहीं है। जैसे लड़का लोग का जिससे शादी हुआ, वो उनकी क्या लगेगी, पत्नी। क्या पत्नी के अलावा भी कोई रिलेशन होगा उनसे, नहीं। और कुछ कहिएगा उनको, पत्नियां लगेंगी, दूसरा कुछ तो नहीं लगेंगी। जैसे आपके आपके पत्नी का जो भाई होगा वो आपका क्या लगेगा, साला, या और कुछ लग जाएगा, नहीं लगेगा। आपके पति का जो भाई होगा वो आपका क्या लगेगा, बड़ा है तो जेठ, या और कुछ लग जाएगा, नहीं। छोटा है तो देवर, या और कुछ लग जाएगा, नहीं। तो एक व्यक्ति से आपका एक ही रिश्ता हो सकता है, इसके अलावा आपका दूसरा रिश्ता उसके साथ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। ये क्या कह रहा है सर, जेड जो है, जेड ये बी का या तो साला है या फिर जीजा है। मतलब जेड जो है ना वो बी का या तो साला लगेगा और नहीं तो जीजा लगेगा। होगा तो कुछ एक गो, जेड बी का या तो साला होगा और नहीं तो जीजा होगा। ये आपको तय करना है कि जेड बी का साला है कि जीजा है, ये तय आपको करना है ना। उसको चेक करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी बन रहा है, जेड बी का या तो साला हो सकता है सर, ये जेड, और नहीं तो जीजा हो सकता है। तो जब दो पॉसिबिलिटी दिखाई देता, यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी बना लेना। एक पॉसिबिलिटी हम बना लिए, एक दूसरा पॉसिबिलिटी हम बनाने जा रहे हैं। जब पॉसिबिलिटी दिखाई देता है तो पॉसिबिलिटी बनाना चाहिए, इससे क्वेश्चन आसान हो जाता है और सोचना कम पड़ता है, सोचना कम पड़ता है। पॉसिबिलिटी बना लेना चाहिए, इससे सोचना कम पड़ता है। अब देखो, एक बार हम जेड को बी का साला बनाएंगे और एक बार हम जेड को बी का जीजा बनाएंगे, दोनों को बारी बारी से। अच्छा, जेड बी का साला कब कहेगा, जेड बी का साला कब कहेगा, जब जेड बी के पत्नी का भाई होगा तभी ना साला बनेगा। ऐसे ही साला बन जाएगा। साला किसको बोलते हैं, पत्नी के भाई को। तो जेड बी का साला कब बनेगा, जब जेड बी के पत्नी का भाई होगा। तो पहले जेड को बी के पत्नी का भाई बना दिए, तो देखो यहाँ पर जेड बी का साला बन गया। अब बोला कि अगर साला नहीं है तो फिर है क्या, जीजा। क्या चीज,
क्या चीज? अच्छा ई, हाँ नहीं, ये भाई बहन हो गया। तो जेड जो है वो बी का क्या हो गया सर? साला हो गया। ये पहले वाले में। दूसरा वाला क्या बोला है कि अब जेड को बी का क्या बनाइए? जीजा। तो एक बार जेड को बी का जीजा बनाइए। अच्छा, जेड बी का जीजा कब बनेगा? जब जेड का बी के बहन के साथ शादी होगा तभी ना जीजा बनेगा। तो बी की दो बहनें नजर आ रही हैं, इन्हीं में से किसी एक का शादी किसके साथ करा दीजिए? जेड के साथ। हमको लगता है क्यू का करा देते हैं, इधर फिर किचाइन हो जाएगा, तो इसी के शादी करा दे हैं। जेड का शादी करा दिए किसके साथ? क्यू के साथ। तो अब बताइए, एक पॉसिबिलिटी में जेड बी का साला बनता हुआ नजर आ रहा है और दूसरे पॉसिबिलिटी में जेड बी का जीजा बनता हुआ नजर आ रहा है। तो देखो, ये दोनों पॉसिबिलिटी को हम अलग अलग बनाए कि जेड बी का या तो साला है या फिर जेड बी का जीजा। दोनों पॉसिबिलिटी हम अलग अलग बना दिए। जो डी का पुत्र है, कौन डी का पुत्र है जी? बी। बी जो है ना वो क्या है सर? डी का पुत्र है। बी जो है वो डी का पुत्र है। ए का तो ऑलरेडी पुत्र है, तो डी इसका फिर क्या बन जाएगा? पिता। अच्छा, बी जो है वो डी का पुत्र है, तो इस पॉसिबिलिटी में भी डी को बी का पुत्र बना, बी को डी का पुत्र बना देंगे, है ना। अब देखो आगे क्या कह रहा है। ये वाला स्टेटमेंट भी पूरा हो गया। अब इन दोनों में से कोई एगो सही होगा, कोई एगो गलत होगा। अब कौन सही है कौन गलत है कैसे पता करेंगे? ये वाला स्टेटमेंट पढ़ो, छठा नंबर। कह रहा वहां पर केवल 2 विवाहित जोड़े हैं। मतलब इस फैमिली में 8 सदस्यों के इस परिवार में 2 को विवाहित जोड़ा है। अगर इस वाले पॉसिबिलिटी को देखिए तो कई को विवाहित जोड़ा नजर आ रहा है? 3 को। इसका मतलब ये वाला पॉसिबिलिटी गलत हो गया और ये वाला पॉसिबिलिटी सही हो गया। अब क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, वाई का डी से क्या संबंध है? वाई के बारे में बताना है कि वाई क्या लगेगा, किसका? डी का। तो वाई जो है वो डी के बेटे का बेटी है। बेटे का बेटी है, तो बेटे के बेटी को क्या बोलते हैं? पोती। आंसर क्या हो जाएगा सर? पोती। है क्लियर ये क्वेश्चन? हाँ।